नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ, एक नई कड़ी के साथ। आज का हमारा बिंदु है निबंध। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि एक टेस्ट श्रृंखला चल रही है और उसके साथ साथ टेस्ट श्रृंखला के साथ साथ हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रत्येक बिंदु को विस्तार से भी समझा रहे हैं, प्रत्येक बिंदु को। और प्रत्येक बिंदु को विस्तार से समझाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रत्येक बिंदु के दो दो टेस्ट ले रहे हैं और प्रत्येक टेस्ट में जितने भी प्रश्नों को हम रख रहे हैं उन सभी प्रश्नों को व्याख्या सहित समझाने का प्रयास कर रहे हैं और उस बिंदु से संबंधित अन्य व्याख्यात्मक वीडियो भी हम लगातार डाल रहे हैं। इससे पहले आपने देखा कि जो नाटक है, उपन्यास और नाटक से संबंधित टेस्ट जो लिए जा चुके हैं, उपन्यास के भी हमने 2 टेस्ट लिए और नाटक के भी हमने 2 टेस्ट लिए और उसके साथ साथ हमने नाटक से संबंधित लगभग 5 या 6 वीडियो अलग से डाली थी व्याख्या के रूप में, बताने के लिए नाटकों की नाटक क्या है इसके बारे में। उपन्यास से संबंधित भी 3-4 वीडियो अलग से हमने डाली है टेस्टों के अलावा। तो कुल वीडियो जैसे नाटक से संबंधित भी 7-8 वीडियो हमने डाली है और उपन्यास से संबंधित भी। तो इस तरह से हम लोग क्या है कि प्रत्येक बिंदु को विस्तार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए और हम लोगों से जुड़ जाइए ताकि आपको अच्छे से अच्छी सामग्री प्राप्त हो सके। तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा का भी लगभग पूरा पाठ्यक्रम हमने करवाया था और अब जो है वरिष्ठ अध्यापक व्याख्याता का जो पूरा कोर्स है वो तो करवाएंगे ही। उसके अलावा हमारा ये इरादा है कि एक बार नहीं, कम से कम 2 बार या रिवाइज वगैरह या अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक हर तरह से उसको आपको याद करवाने का और आपका चयन करवाने का प्रयास किया जाएगा। तो अभी जो विधा है, विधा इसलिए प्रारंभ की गई है कि हम लोग क्या करेंगे कि जब जैसे ही वैकेंसी आ जाएगी व्याख्याता की या वरिष्ठ अध्यापक की तो उस तरह से चलेंगे। अभी विधाओं के टेस्ट हमने इसलिए प्रारंभ किए हैं क्योंकि जो नेट की परीक्षा है वो आने वाली है। तो उस नेट की परीक्षा के लिए कि अभी अगर भर्ती नहीं है तब तक आप साथ में नेट की तैयारी भी कर लें और साथ में आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी उनकी भी तैयारी इसके साथ साथ हो जाती है क्योंकि जो विधाएं हैं वो सभी में हैं। और प्रॉपर हम टॉपिक से, व्याकरण से या काव्य शास्त्र से प्रारंभ करेंगे तो वो जो टॉपिक है, वो जो बिंदु है वो नेट से मेल नहीं खाते हैं, नेट से। तो इसलिए हमने क्या किया है कि ये विधाओं से प्रारंभ किया ताकि सभी विद्यार्थियों को इसका फायदा हो सके। तो सबसे पहले आता है निबंध। तो निबंध के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, बाकी हम निबंध के बारे में जो निबंध से अलग टॉपिक है उनमें बताएंगे, यहाँ सिर्फ टेस्ट लेंगे। तो निबंध जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, नी उपसर्ग और बंध। ठीक है, बंध का अर्थ होता है बांधना और नी का होता है नहीं मान सकते हम या निषेध मान सकते हैं, अर्थात जिसे बांधा ना जा सके, जो किसी विशेषताओं में बांधा नहीं जा सकता वो निबंध है। कहने से तात्पर्य है कि निबंध में क्या करता है, कोई भी साहित्यकार, कोई भी रचनाकार जो है वो अपने निजी विचारों को, अब जो निजी विचार होते हैं वो क्या है कि सबके अलग अलग रहते हैं, उसमें वो मतलब आदर्शात्मक न कहकर वास्तविकता का व्याख्यान करने का प्रयास करते हैं, अपने निजी विचारों को रखने का प्रयास करते हैं। और जो निजी विचार जो रहते हैं उनको साहित्यिक शैली में मतलब प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं अपने निजी विचारों को। तो निबंध जो है इनको अनेक श्रेणियों में बांधने की कोशिश की है, लेकिन ये जो हिंदी साहित्य कोर्स के अनुसार किसी श्रेणी में बंध नहीं पाए हैं। मतलब जैसे ही हम इसको किसी श्रेणी में बांधने की कोशिश करते हैं तो कोई एक अन्य श्रेणी आ जाती है और जिसमें उत्कृष्ट कोटि के निबंध हमें मिल जाते हैं। तो इसलिए किसी श्रेणी में ज़्यादा बंधे नहीं गए हैं। तो चलते हैं निबंध के बारे में। निबंध की हम बात करते हैं तो यूरोप में जो है निबंध का जनक जो माना जाता है वो मोंटेन को माना जाता है। किसको? मोंटेन को माना जाता है। और अंग्रेजी साहित्य में जो निबंध का जनक है वो किसको माना जाता है? अंग्रेजी साहित्य में लॉर्ड बेकन को माना जाता है। किसको माना जाता है? लॉर्ड बेकन को माना जाता है। और हिंदी साहित्य में निबंध का जनक वैसे तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग माना है, लेकिन निबंध का जनक भारतेंदु को माना जाता है। किसको माना जाता है? भारतेंदु को निबंध का जनक माना जाता है। और हिंदी में निबंध का सम्राट किसे माना जाता है? तो सम्राट माना जाता है आचार्य शुक्ल को। किसको माना जाता है? आचार्य शुक्ल को। वैसे जो सर्वाधिक प्रमाणिक पुस्तक है हिंदी साहित्य कोश, क्या नाम है? हिंदी साहित्य कोश, वो किसको मानती है? वो बालकृष्ण भट्ट को मानती है। किसको मानती है? बालकृष्ण भट्ट को
किसका निबंध का जनक मानती है। और वैसे किसको माना जाता है, भारतेंदु को जनक माना जाता है। किसका, निबंध का जो जनक है वो भारतेंदु को माना जाता है। और सम्राट जो माना जाता है वो माना जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। कलात्मक निबंधों का जनक जो माना जाता है वो भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ही माना जाता है। चलो चलते हैं आगे, टेस्ट प्रारंभ करते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं टेस्ट प्रारंभ करने से। और भारतेंदु युग में सबसे अधिक सफलता किस विधा में प्राप्त हुई थी। दिख रहा होगा प्रश्न आपके सामने है कि भारतेंदु युग में सबसे अधिक सफलता किस विधा में प्राप्त हुई थी। नाटक में, निबंध में, उपन्यास में, कहानी में। नाटक में, निबंध में, उपन्यास में या फिर कहानी में, किस विधा में भारतेंदु युग में। तो किस विधा में सर्वाधिक सफलता प्राप्त हुई थी, निबंध में। अब निबंध में क्यों हुई थी, क्योंकि इस युग के जितने भी रचनाकार थे, साहित्यकार थे, वो कवि भी थे, उपन्यासकार भी थे, नाटककार भी थे, निबंधकार भी थे और पत्रकार भी थे। इन सभी कवियों ने भारतेंदु युग की जो मंडली थी उन सभी ने अपने अपने पत्र निकाले हुए थे। और अपने अपने पत्र क्या, प्रत्येक रचनाकार ने 2-2, 3-3 पत्र निकाले हुए थे। तो वो उनमें अपनी मतलब कविताएं प्रकाशित करते थे, दूसरों की भी प्रकाशित करते थे। तो इस तरह से इस काल में जो सर्वाधिक जो है वो निबंध का क्या हुआ था, निबंध को सफलता प्राप्त हुई थी। किस काल में, भारतेंदु युग में। ठीक है, उसके बाद आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील किसे कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील किसे कहा है। प्रताप नारायण मिश्र को, काशीनाथ खत्री को, बालकृष्ण भट्ट को या लाला श्रीनिवास दास को। हिंदी का स्टील किसे कहा है। प्रताप नारायण मिश्र को, काशीनाथ खत्री को, बालकृष्ण भट्ट को, लाला श्रीनिवास दास को। तो किसको कहा है हिंदी का स्टील। अब यहां क्या समस्या आती है कि हम लोगों को यह तो ध्यान होता है कि स्टील कौन है और दूसरा एडिशन कौन है। ये दो बातें हमारे ध्यान में रहती है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दो बातें कही है। एक को क्या कहा है, हिंदी का स्टील कहा है, और दूसरे को हिंदी का एडिशन का है। ये याद रहता है। अब इसके अलावा हमें क्या याद रह जाता है, ये भी याद रह जाता है कि एक प्रताप नारायण मिश्र है और एक बालकृष्ण भट्ट है। ये भी हमें याद रह जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, हिंदी का स्टील कहा है एक को, और एक को कहा है हिंदी का एडिशन। और वो दो नाम कौन से हैं, प्रताप नारायण मिश्र है और बालकृष्ण भट्ट है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, उस ट्रिक से आप आज के बाद कभी नहीं भूलोगे कि स्टील कौन है और एडिशन कौन है। तो क्या करोगे आप कि क्या पूछा है, स्टील में क्या टै का प्रयोग हुआ है और लय का प्रयोग हुआ है। स्टील में किसका प्रयोग हुआ है, टै का प्रयोग हुआ है और लय का प्रयोग हुआ है। क्या प्रताप नारायण मिश्र में कहीं टै या लय का प्रयोग हुआ है। क्या प्रताप नारायण मिश्र में कहीं टै या लय का प्रयोग हुआ है, नहीं हुआ। किस में हुआ है टै या लय का प्रयोग, तो वो हुआ है बालकृष्ण भट्ट में। बालकृष्ण भट्ट में टै का प्रयोग हुआ है। किस में हुआ, बालकृष्ण भट्ट में। अब इतनी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी कि आप याद रखो कि हिंदी का एडिशन और हिंदी का स्टील। ऐसा तो है कि याद तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, कम से कम। याद ही नहीं करोगे तो वो बात अलग है, लेकिन क्या कुछ चीजें होती है जिनको याद करने के बावजूद भी, बार बार पढ़ने के बावजूद भी परीक्षा भवन में जाकर हम उसको भूल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति के लिए ट्रिकें बनाई जाती है, न कि चयन करने के लिए ट्रिकें बनाई जाती है कि ट्रिकें बना दी जाए और उनसे चयन हो जाए। ऐसा नहीं होता है। ये इसलिए होता है कि हम जो कंफ्यूजिंग रहते हैं, हमें कुछ चीजें जो याद नहीं हो पा रही होती है उनको हम उस ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं ताकि परीक्षा भवन में याद करना आसान हो। बाकी तो सफलता का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, उसके लिए अध्ययन करना ही पड़ता है, लगातार पढ़ना पड़ता है, लगातार प्रयास करना पड़ता है, लगातार मेहनत करनी पड़ती है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का एडिशन, अब कहानी खत्म, ठीक है ना। किसको कहा है हिंदी का स्टील, किसे कहा है, बालकृष्ण भट्ट को। किसको कहा है, बालकृष्ण भट्ट को। देख लीजिए लय और टै दोनों है। और एडिशन किसको कहा है, हिंदी का एडिशन किसको कहा है, प्रताप नारायण मिश्र को। अब हम बात करते हैं बालकृष्ण भट्ट की। तो बालकृष्ण भट्ट जो है उन्हें हिंदी निबंध का जनक भी माना जाता है। किसने माना है, हिंदी साहित्य कोश ने। किसने माना है, सॉरी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित हिंदी साहित्य कोश ने। किसने, हिंदी साहित्य कोश ने किसको माना है, बालकृष्ण भट्ट को हिंदी निबंध का जनक माना है। हिंदी निबंध का
जनक माना है, हिंदी निबंध का जनक माना है। किसको? बालकृष्ण भट्ट को। बालकृष्ण भट्ट ने सामयिक विषयों पर या सामाजिक विषयों पर बहुत अधिक लिखा था। किस पर लिखा था? सामयिक विषयों पर बहुत अधिक लिखा था। किसने? बालकृष्ण भट्ट ने। सामयिक विषयों पर इन्होंने बहुत अधिक लिखा था। इसके अलावा इन्होंने हिंदी प्रदीप नाम से पत्रिका निकाली थी। क्या नाम से? हिंदी प्रदीप नाम से। हिंदी प्रदीप नाम से पत्रिका निकाली थी। कब निकाली थी? 1872 ईस्वी में। कब निकाली थी? 1872 ईस्वी में। अब बात करते हैं, इन्होंने लगभग 1000 निबंधों की रचना की थी। कितने? लगभग 1000 निबंधों की रचना की थी। किन्होंने? बालकृष्ण भट्ट ने। बालकृष्ण भट्ट ने लगभग 1000 निबंधों की रचना की थी। हिंदी साहित्य कोश हिंदी निबंध का जनक माना जाता है हिंदी साहित्य कोश के अनुसार। इसके अलावा इनके जो प्रमुख निबंध है, इसके अलावा एक कहानी इनके बारे में और है, वो भी हिंदी साहित्य कोश में दी गई है। क्या दी गई है हिंदी साहित्य कोश में? वो कहानी हिंदी साहित्य कोश के अनुसार क्या कहानी दी गई है कि इन्हें, ये जो बालकृष्ण भट्ट थे, ये स्वाभिमानी व्यक्ति थे। स्वाभिमान के साथ इन्होंने अपने जीवन में कभी समझौता नहीं किया था। तो ऐसी स्थिति में इन्हें अपनी सरकारी नौकरी से हाथ भी धोना पड़ा था। उसके बाद इन्होंने तंग हालत में ही अपने पत्र को लगातार जारी रखा था और लगातार ये लेखन कार्य से जुड़े रहे थे। तो जब तंग हालत थी, उन दिनों इन्हें श्याम सुंदर दास जी ने हिंदी शब्दकोश के लिए बुलाया था। किसके लिए? श्याम सुंदर दास जी ने। ये क्या लगातार अवैतनिक काम ही करते थे, तो इनको वेतन के रूप में वहां श्याम सुंदर दास जी ने बुलाया था। लेकिन श्याम सुंदर दास जी का जो व्यवहार था वो उनके प्रति इतना अच्छा नहीं था या ज्यादा अच्छा नहीं था। श्याम सुंदर दास जी का श्याम सुंदर दास जी को सभी जानते हैं, ठीक है ना। तो कबीर ग्रंथावली लिखने वाले श्याम सुंदर दास, जिनकी कबीर ग्रंथावली हम पढ़ते हैं, तो श्याम सुंदर दास जी ने क्या किया? उनका व्यवहार इनके प्रति अच्छा नहीं था और स्वाभिमानी बालकृष्ण भट्ट को यह पसंद नहीं था, तो ये उनका काम बीच में ही छोड़कर आ गए थे। कौन? बालकृष्ण भट्ट। अब हम बात करते हैं बालकृष्ण भट्ट की। तो इनके कुछ निबंध हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध रहे। कि इन्होंने कहा था कि उनके कुछ निबंध हैं कि ईश्वर भी क्या ठठोल है, ईश्वर भी क्या ठठोल है, ईश्वर भी क्या ठठोल है, चली सो चली देवताओं से हमारी बातचीत, चली सो चली देवताओं से हमारी बातचीत, खटका। इस तरह से कुछ निबंध थे इनके, मैं थोड़ा सा लिख देता हूं उनके बारे में भी। कौन कौन से थे? एक नंबर, कुछ एक जो महत्वपूर्ण है, ईश्वर भी क्या ठठोल है। दूसरा है चली सो चली। तीसरा है देवताओं से हमारी बातचीत, देवताओं से हमारी बातचीत, देवताओं से हमारी बातचीत, नए युग का जुनून, नए युग का जुनून और खटका। इसके अलावा क्या है? नए युग का जुनून और खटका। इनको आप अलग याद कर सकते हो। क्या है? ईश्वर भी क्या ठठोल है, चली सो चली, देवताओं से हमारी बातचीत, नए युग का जुनून और खटका। ठीक है। इसके अलावा इनका एक और महत्वपूर्ण निबंध था, उसे हम अलग तरह से देख सकते हैं। वो अलग बार बार पूछा जाता है, एक परिभाषा की तरह है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। क्या है? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। यह अक्सर पूछी जाती है, विशेषकर नेट में तो बहुत बार पूछी जा चुकी है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। ठीक है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। इसके अलावा एक और है, वो भी पूछी जाती है कि प्रेम के बाग का सैलानी,
क्या है? प्रेम के बाग का सैलानी। ये भी बहुत बार पूछी जाती है। इसके अलावा एक दो निबंध और है इनके, जैसे दूसरी कड़ी में हम देखें तो 6 नंबर पर राजा और बाल विवाह है, बाल विवाह है। इसके बाद स्त्री स्वातंत्र्य, महिला शिक्षा और राजा और प्रजा। राजा और प्रजा, ये स्त्री स्वतंत्र नहीं है, शायद महिला स्वतंत्र है। राजा और प्रजा, ये इनके अल्य निबंध है। किनके? बालकृष्ण भट्ट के। किनके निबंध है? बालकृष्ण भट्ट के। चलो चलते हैं टेस्ट श्रृंखला पर। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। क्या है प्रश्न संख्या 3? प्रश्न संख्या 3 है, भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार थे। भारतेंदु युग के, ये कुछ प्रश्नों को इस तरह से बनाया गया है कि न केवल आप अपना मूल्यांकन कर सके, बल्कि आप जान भी सके, आप याद भी कर सके, और आपको कुछ मतलब उसके बारे में जानकारी भी प्राप्त हो सके। अब भारतेंदु युग के निबंधकार, अब मैं इसमें से ये पूछ लूं कि भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार थे भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन, लाला श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, काशीनाथ खत्री या उपयुक्त सभी। ठीक है, कौन कौन से थे? भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार थे, तो कौन से थे? उपयुक्त सभी। अब ये उपयुक्त सभी इसलिए दिए, हो सकता है कि ये प्रश्न जो है आसान लगे, लेकिन आसान नहीं है। आसान भी उनके लिए जिनको आता होगा। ठीक है, तो ये इसलिए बताया कि ताकि आप जान सको। अब मैं अन्य कोई निबंधकार दे दूं और सिर्फ एक निबंधकार दे दूं, तो आप सिर्फ एक के बारे में ही जान पाएंगे कि हाँ, जो बालकृष्ण भट्ट है वो भारतेंदु युग के निबंधकार है, सिर्फ इतना ही जान पाएंगे, लेकिन बाकी के बारे में नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए क्या मैंने क्या किया, भारतेंदु युग के जो लगभग सभी निबंधकार हैं उनके बारे में आपको बता दिया है कि कौन कौन से है। प्रताप नारायण मिश्र है, बालकृष्ण भट्ट है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन है, लाला श्रीनिवास दास है, राधाचरण गोस्वामी है, काशीनाथ खत्री है। ये सभी जो है भारतेंदु युग के निबंधकार है। चलो चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। निम्न में से बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध है। निम्न में से बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध है। वैसे मैंने इनके बारे में बता दिया, फिर भी देख लेते हैं कौन से। बाल विवाह, राजा और प्रजा, महिला स्वातंत्र्य। बाल विवाह, राजा और प्रजा, महिला स्वातंत्र्य। तो ये तो हमने देख लिया था कि ये है स्त्रियां और उनकी शिक्षा, कृषकों की दुरावस्था। स्त्रियां और उनकी शिक्षा, कृषकों की दुरावस्था, ये हमें ध्यान नहीं है। अंग्रेजी शिक्षा और प्रकाश, देश सेवा महत्व, ये भी ध्यान नहीं है। उपयुक्त सभी, तो कौन सा है आप बताइए। निम्न में से बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध है, तो क्या ए है? नहीं, उपयुक्त सभी। क्या है? उपयुक्त सभी। ये भी इसलिए है ताकि आप बालकृष्ण भट्ट के निबंधों को जान सके। बाल विवाह है, राजा और प्रजा, महिला स्वातंत्र्य, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, कृषकों की दुरावस्था, अंग्रेजी शिक्षा और प्रकाश, देश सेवा और महत्व। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको पहले बता चुका था कुछ वो निबंध हो गए कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। प्रेम के बाग का सैलानी, प्रेम के बाग का सैलानी। ईश्वर भी क्या ठठोल है, ईश्वर भी क्या ठठोल है। चली सो चली, चली सो चली। देवताओं से मेरी बातचीत, देवताओं से मेरी बातचीत। और नए प्रकार का जुनून, नए प्रकार का जुनून या नए युग का जुनून और खटका। नए प्रकार का जुनून या नए युग का जुनून और खटका, ये इनके अन्य निबंध थे। वैसे बालकृष्ण भट्ट ने बहुत निबंध लिखे थे, लगभग 1000 निबंध लिखे माने जाते हैं। और हिंदी प्रदीप इनकी पत्रिका थी जो 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी, 1872 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। प्रताप नारायण मिश्र ने किस पत्रिका का संपादन किया था? क्या किया था? संपादन। प्रताप नारायण मिश्र ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो बताइए। हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, सदादर्श, आनंद कादंबनी। ब्राह्मण, सदादर्श और आनंद कादंबनी। तो किस पत्रिका का? प्रताप नारायण मिश्र ने किस पत्रिका की किया था? ब्राह्मण पत्रिका का। आनंद कादंबनी का किसने किया था? बालकृष्ण भट्ट ने। किसने किया था?
बालकृष्ण भट्ट ने। और सदादर्श का किसने किया था? श्रीनिवास दास ने। किसने किया था? जो सदादर्श पत्रिका है वो किसकी थी? श्रीनिवास दास की। और आनंद कादम्बनी प्रेमघन की। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की जो पत्रिका थी वो थी आनंद कादम्बिनी। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। क्या कहता है प्रश्न संख्या 5 था क्या पीछे वाला? क्या ठीक है 6। क्या कहता है 6 प्रश्न संख्या? कि निम्न में से कौन सा पत्र गंभीर आलोचना, क्या है? गंभीर आलोचना, गंभीर आलोचनाएं प्रकाशित करता था। कौन सा पत्र, निम्न में से कौन सा पत्र जो है वो गंभीर आलोचनाएं प्रकाशित करता था? ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, भारतेंदु या सदादर्श? ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, भारतेंदु या सदादर्श? तो इनमें से कौन सा पत्र जो था वो गंभीर आलोचनाएं प्रकाशित करता था? तो आपको बता दूं, हिंदी प्रदीप जो पत्र था वो गंभीर आलोचनाएं प्रकाशित करता था। 1872 ईस्वी में निकला था। ये किसने निकाला था? बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आप भूल ना जाए। बालकृष्ण भट्ट ने। ब्राह्मण पत्र किसने निकाला था? प्रताप नारायण मिश्र ने। किसने निकाला था? प्रताप नारायण मिश्र ने। प्रताप नारायण मिश्र ने निकाला था। और इसमें गंभीर आलोचनाएं प्रकाशित नहीं होती थी क्योंकि प्रताप नारायण मिश्र के लिए विषय कोई महत्व नहीं रखता था। उनका मन करता था आंख, दांत, भों, दै है, दै, ऐसे किसी भी विषय पर वो लिख दिया करते थे। ठीक है ना? ऐसे किसी भी विषय पर, परीक्षा, पता नहीं, ऐसे अलग अलग तरह के ऐसे इस प्रकार के निबंध थे उनके, तो वो किसी भी विषय पर लिख दिया करते थे। भारतेंदु पत्रिका का अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा किसकी थी? सदादर्श श्रीनिवास दास की पत्रिका थी। ठीक है। मिश्र बंधु है, मिश्र बंधु है कौन कौन से? जिन्होंने हिंदी नवरत्न लिखा था, जिन्होंने हिंदी नवरत्न लिखा था। श्याम बिहारी मिश्र, राम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र। कौन सा है? ए बैस है या फिर दे? ए बैस है या फिर दे? कौन सा है? श्याम बिहारी मिश्र, राम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र। श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, राम बिहारी मिश्र। श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, पद्म बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र। ठीक है, कौन सा है? तो ये दोनों तो एक ही जैसे हो गए, इनको देखना पड़ेगा। ठीक है ना? तो उत्तर है स, श्याम, सुखदेव और कृष्ण, या कृष्ण, सुखदेव, श्याम। कृष्ण, सुखदेव, श्याम, ये 3 बातें याद रख ले। कृष्ण, सुखदेव और श्याम। कृष्ण, सुखदेव और श्याम, ये थे मिश्र बंधु। अज्ञा का निबंध नहीं है, अज्ञा का निबंध नहीं है। त्रिशंकु, वृत्त और विकास, भवंती, स्त्रोत और सेतु। कौन सा निबंध जो है वो अज्ञा का नहीं है? अज्ञा ने बहुत सारे निबंध लिखे थे, वो उनके बारे में हम अलग से विस्तार से बात करेंगे। उनके निबंध थे त्रिशंकु, शबरंग कुछ राग, आत्मनेपद, आल बाल। त्रिशंकु, सबरंग कुछ राग, त्रिशंकु, सबरंग कुछ राग, आत्मनेपद, आल बाल, लय से लिखी कागद कोरे, जोग लिखी, अद्यतन, स्त्रोत और सेतु। कहाँ है द्वारका? धार किनारे युग संधियों पर जहां छाया का जंगल है। कहाँ है द्वारका? धार किनारे युग संधियों पर जहां छाया का जंगल है। तो ये अलग तरह से छाया का जंगल है जो 1984 ईस्वी में इनका उपन्यास आया है, सॉरी निबंध आया था। तो ये इनके निबंध थे। पहला जो निबंध था वो उनका त्रिशंकु था जो 1945 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1945 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1945 ईस्वी में। भवंती है, भवंती, स्त्रोत और सेतु, वृत्त और विकास। तो भवंती भी इनका ही है, स्त्रोत और सेतु भी इनका ही है, वृत्त और विकास इनका नहीं है। वृत्त और विकास जो है वो इनका नहीं है, वृत्त और विकास इनका नहीं है। तो किनका है? वृत्त और विकास स से शांति प्रिय द्विवेदी का। किसका है? शांति प्रिय द्विवेदी का निबंध है। किसका निबंध है? शांति प्रिय द्विवेदी का निबंध है, अज्ञा का नहीं है। अज्ञा का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा था? त्रिशंकु, 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। माधव प्रसाद मिश्र का निबंध नहीं है। माधव प्रसाद मिश्र का निबंध नहीं है। रामलीला, परीक्षा, कहाँ है द्वारका और क्षमा, बड़ा ही आसान है। अभी बता चुका था मैं कि कहाँ है द्वारका। कहाँ है द्वारका?
माधव प्रसाद मिश्र का नहीं है, क्योंकि कहाँ है द्वारका, किसका है, अज्ञ का है, किसका है, अज्ञ का निबंध है। बाकी जो सभी निबंध है वो किसके है, माधव प्रसाद मिश्र के। आप लोग याद कर लेना, माधव प्रसाद मिश्र के कौन से निबंध है, रामलीला, परीक्षा और क्षमा, रामलीला, परीक्षा और क्षमा, रामलीला, परीक्षा और क्षमा। परीक्षा की हम बात करते हैं तो परीक्षा जो है वो किसका, प्रताप नारायण मिश्र का भी निबंध है, प्रताप नारायण मिश्र का भी निबंध है। कौन सा, परीक्षा जो निबंध है वो प्रताप नारायण मिश्र का भी निबंध है। वैसे रामलीला, परीक्षा और क्षमा जो किसके है, माधव प्रसाद मिश्र के। कहाँ है द्वारका, धार किनारे युग संधियों पर जहां छाया का जंगल है, किसके निबंध है, अज्ञ के। ठीक है, अज्ञ को पढ़ेंगे एक अलग बिंदु के अंदर विस्तार से, उसके सभी निबंधों को ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। आपको जब भी मौका मिले वीडियो देख लेना। मुक्ति बोध का निबंध नहीं है, मुक्ति बोध का निबंध नहीं है। तार सप्तक के कवि, भारतीय इतिहास और संस्कृति, नई कविता का आत्मसंघर्ष, सब मिट्टी हो गया, सब मिट्टी हो गया। मुक्ति बोध का निबंध नहीं है। तार सप्तक के कवि, भारतीय इतिहास और संस्कृति, नई कविता का आत्मसंघर्ष, सब मिट्टी हो गया। तो मुक्ति बोध का कौन सा निबंध नहीं है, सब मिट्टी हो गया, मुक्ति बोध का निबंध नहीं है। यह किसका है, माधव प्रसाद मिश्र का, जिनके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं, माधव प्रसाद मिश्र का है, सब मिट्टी हो गया है। पीछे हमने कौन कौन से पढ़े थे, एक पढ़ा था परीक्षा, दूसरा पढ़ा था रामलीला, और कौन सा था, एक मिनट देख लेते हैं, एक और निबंध का नाम था क्षमा। माधव प्रसाद, सब मिट्टी हो गया, किसका निबंध है, माधव प्रसाद मिश्र का, माधव प्रसाद मिश्र का। क्या नाम है, माधव प्रसाद मिश्र के निबंध कौन से हैं, सब मिट्टी हो गया, रामलीला, परीक्षा और क्षमा। ये निबंध किसके हैं, माधव प्रसाद मिश्र के। तार सप्तक के कवि, भारतीय इतिहास और संस्कृति, नई कविता का आत्मसंघर्ष, ये निबंध किसके हैं, मुक्ति बोध के। प्रश्न संख्या 11, विजय देव नारायण शाही का निबंध नहीं है। क्या बात पूछना चाह रहा है, नहीं है, विजय देव नारायण शाही का निबंध नहीं है। राजनीति और साहित्य, साहित्य में गतिरोध, क्षमा, साहित्यकार उसका परिवेश, बहुत ही आसान है। कौन सा, क्षमा जो है वो नहीं है, वो किसका है, माधव प्रसाद मिश्र का है, माधव प्रसाद मिश्र का है। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो आ गए हैं माधव प्रसाद मिश्र के 3 प्रश्न आ गए हैं, या जुड़े हुए माधव प्रसाद मिश्र से जुड़े हुए 3 प्रश्न आ गए हैं। तो ये कभी कभी हो जाता है ऐसा कि उनकी जो लैंग्वेज रहती है वो उससे जुड़ी हुई नहीं रहती है। जैसे कि प्रश्न तो लैंग्वेज क्या बता रहे हैं, विजय देव नारायण शाही, तो वो जुड़ी नहीं रहती है। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी आ जाते हैं, परीक्षाओं में भी ऐसा हो जाता है। ठीक है, और हमें क्या ध्यान रखना है कि विजय देव नारायण शाही के निबंध कौन से हैं, राजनीति और साहित्य, साहित्य में गतिरोध, राजनीति और साहित्य, साहित्य में गतिरोध, साहित्यकार उसका परिवेश। बड़ा ही आसान है, इसी तरीके से आप याद कर सकते हैं, राजनीति और साहित्य, साहित्य में गतिरोध, साहित्यकार और उसका परिवेश। कौन है, विजय देव नारायण शाही, शाही से विजय देव नारायण शाही, राजनीति और साहित्य, जैसा नाम वैसा काम, विजय देव नारायण शाही, साहित्य, राजनीति और साहित्य, साहित्य में गतिरोध, साहित्यकार और उसका परिवेश, शाही, शाही के सारे साहित्य वाले हैं। काव्य में रहस्यवाद किसकी प्रथम सैद्धांतिक आलोचना है, काव्य में रहस्यवाद, क्या है नाम आलोचना का, आलोचना का नाम है काव्य में रहस्यवाद। किसकी प्रथम सैद्धांतिक आलोचना है, काव्य में रहस्यवाद जो है वो आलोचना है, वो किसकी प्रथम सैद्धांतिक आलोचना है, कैसी सैद्धांतिक आलोचना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, महादेवी वर्मा की, रामकुमार वर्मा की, या लक्ष्मी नारायण सुधांशु की, किसकी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, महादेवी वर्मा की, रामकुमार वर्मा की, या लक्ष्मी नारायण सुधांशु की, तो किसकी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। काव्य में रहस्यवाद जो है ये जो प्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना है, जो कब प्रकाशित हुई थी, 1929 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुई थी, 1929 ईस्वी में। वैसे यह चिंतामणि भाग 2
आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित चिंतामणि भाग 2। किसमें? चिंतामणि भाग 2 में संकलित है। चिंतामणि भाग 2 जो है वो 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो निबंधों के बारे में क्या रहता है, निबंधें होती हैं, कहानियां होती हैं, तो ये क्या करते हैं कि कभी तो उनके नाम से संग्रह निकल जाते हैं और कभी वो निबंधें मतलब कहानियां, कुछ वो कहानी, कुछ उस निबंध संग्रह की कहानी, कुछ नई कहानियां जोड़कर ऐसे संग्रह बना दी जाते हैं, ऐसे निबंध संग्रह बना दी जाते हैं। तो काव्य में रहस्यवाद जो है ये कब आया था? 1929 ईस्वी में आया था। इनकी प्रथम सैद्धांतिक आलोचना थी। किनकी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को क्या माना जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को निबंध का सम्राट माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कलात्मक निबंधों का जनक माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वयं ने निबंधों का जनक किसको माना है? भारतेंदु को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधों का जनक किसको माना है? भारतेंदु को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रथम निबंध क्या था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रथम निबंध था साहित्य, जो कब प्रकाशित हुआ था? 1904 ईस्वी में। किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? सरस्वती में प्रकाशित हुआ था। सरस्वती में प्रकाशित हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रथम निबंध था साहित्य, जो 1904 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो प्रसिद्ध निबंध था वो था कविता क्या है? कविता क्या है? ये कब प्रकाशित हुआ था? ये 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। किस में प्रकाशित हुआ था? ये भी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। किस में हुआ था? सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। कविता क्या है? 1909 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर बहुत बड़े स्तर पर उनके परिचय के बारे में हम बात करेंगे, उनकी रचनाओं के बारे में बात करेंगे। जैसे उन्होंने चिंतामणि नाम से उनके जो निबंध संग्रह थे, जैसे विचारवित्ति थे, विचारवित्ति के अलावा चिंतामणि नाम से उनके 4 भाग संकलित हुए थे निबंध संग्रह। पहला जो था चिंतामणि भाग 1, फिर चिंतामणि भाग 2, दोनों 39 में हुए थे, 39 में। चिंतामणि भाग 1 और चिंतामणि भाग 2, इन दोनों के संपादक जो थे वो स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। उसके अलावा उनके 2 भाग और थे, चिंतामणि भाग 3 और चिंतामणि भाग 4। चिंतामणि भाग 4 के जो संपादक थे वो नामवर सिंह थे। चिंतामणि भाग 4 के जो संपादक थे वो नामवर सिंह थे। और चिंतामणि भाग 3 के संपादक थे नामवर सिंह, और चिंतामणि भाग 4 के जो संपादक थे वो कुसुम चतुर्वेदी जी थे। उनके साथ एक और थे, वो मेरे नाम दिमाग से निकल गया है। तो इस तरह से इनके बारे में फिर पढ़ेंगे विस्तार से। नेताजी कहन निबंध के रचयिता है। नेताजी कहन, हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि गद्य यदि कवियों की कसौटी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि गद्य यदि कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। क्या है? कि गद्य यदि कवियों की कसौटी है, गद्य यदि कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा का पूर्ण विकास निबंध में ही संभव है। भाषा का पूर्ण विकास निबंध में ही संभव है। बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण, ठीक है ना। जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि साहित्य ज्ञान राशि का संचित कोश है। साहित्य ज्ञान राशि का संचित कोश है। और बालकृष्ण भट्ट ने कहा था कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रहती है। चलो चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। क्या कहता है ये प्रश्न संख्या 13, देख लेते हैं इसको भी। नेताजी कहन निबंध के रचयिता है नेमिचंद्र जैन, मनोहर लाल जोशी, मनोज सोमकर या कुबेरनाथ राय। नेताजी कहन निबंध के रचनाकार है कौन है? नेताजी कहन निबंध के रचनाकार, तो नेताजी कहन निबंध के रचनाकार है मनोहर लाल जोशी। कौन है? मनोहर लाल जोशी है। नेताजी कहन निबंध के रचनाकार कौन है? मनोहर लाल जोशी। प्रश्न संख्या 14, अंगद का पांव निबंध के रचनाकार। बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है और बहुत ही प्रसिद्ध भी रह चुका है अंगद का पांव। और अंगद का पांव भी वैसे बहुत प्रसिद्ध रहा हुआ है, रावण से भी नहीं उठा था अंगद का पांव। अंगद का पांव निबंध के रचयिता है रविंद्रनाथ त्यागी, श्रीलाल शुक्ल, मनोज सोमकर या उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन थे? अंगद का पांव श्रीलाल शुक्ल। कौन थे? श्रीलाल शुक्ल ने क्या लिखा था? अंगद का पांव। श्रीलाल शुक्ल, अंगद का पांव। प्रश्न संख्या 15, कुबेरनाथ राय का निबंध नहीं है। कुबेरनाथ राय का निबंध नहीं है। ये नहीं वाली भी अच्छी बात होती है, इसमें नहीं है।
ये भी अच्छी बात होती है। ये प्रश्न मैं जानबूझकर बनाता हूं नहीं वाले। इससे क्या होता है कि सिर्फ एक निबंध आप चारों निबंधों के बारे में जान जाते हो। 3 तो सीधे इनके होते ही हैं, चौथा निबंध जो नहीं होता उसके बारे में मैं बता देता हूं कि वो निबंध किसका है, तो आप चारों निबंधों के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। अगर मैं कहूं कि निबंध किसका है तो वो एक ही रहता है। कुबेरनाथ राय का निबंध नहीं है, कुबेरनाथ राय का निबंध नहीं है। रस आखेटक, कुबेरनाथ राय का निबंध नहीं है। रस आखेटक, गंधमादन, पर्ण मुकुट और मिट्टी की ओर, पर्ण मुकुट और मिट्टी की ओर कौन सा नहीं है, तो उत्तर है द। उत्तर क्या है, द। मिट्टी की ओर जो निबंध है वो किसका है, रामधारी सिंह दिनकर का, रामधारी सिंह दिनकर का, रामधारी सिंह दिनकर का है। उर्वशी और कुरुक्षेत्र जैसी महान कृतियां लिखने वाले रामधारी सिंह दिनकर। मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर। रस आखेटक, गंधमादन, पर्ण मुकुट, रस आखेटक, गंधमादन, पर्ण मुकुट, ये सभी के सभी निबंध किसके हैं, कुबेरनाथ राय के हैं, याद रख लेना। प्रश्न संख्या 16, धरती गाती है निबंध के रचयिता है। धरती गाती है निबंध के रचयिता है। निबंध का नाम क्या है, धरती गाती है। किसका है, देवेंद्र सत्यार्थी का, श्रीलाल शुक्ल का, मनोज सोमकर का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। धरती गाती है निबंध किसका है, तो किसका है, धरती गाती है किसका है, देवेंद्र सत्यार्थी का। किसका है, देवेंद्र सत्यार्थी का है, धरती गाती है। प्रश्न संख्या 17, पृथ्वी पुत्र निबंध के रचयिता है। पृथ्वी पुत्र निबंध के रचयिता है रघुवीर सहाय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव प्रसाद सिंह, वासुदेव शरण अग्रवाल। पृथ्वी पुत्र निबंध के रचयिता है, कौन है पृथ्वी पुत्र निबंध के रचयिता, तो आपको वैसे ही याद रहना चाहिए कौन है पृथ्वी पुत्र निबंध के रचयिता, वासुदेव शरण अग्रवाल। पृथ्वी पुत्र निबंध के रचयिता कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल। प्रश्न संख्या 18, पराजित पीढ़ी के नाम निबंध के रचयिता है। पराजित पीढ़ी के नाम निबंध के रचयिता है। पराजित पीढ़ी के नाम निबंध के रचयिता है रविंद्रनाथ त्यागी, श्रीलाल शुक्ल, मनोज सोमकर, उपयुक्त में से कोई नहीं। पराजित पीढ़ी के नाम निबंध के रचयिता है। पराजित पीढ़ी के निबंध तो किसका है, पराजित पीढ़ी के नाम निबंध के रचयिता है रविंद्रनाथ त्यागी। रविंद्रनाथ त्यागी, पराजित पीढ़ी के नाम निबंध के रचयिता है रविंद्रनाथ त्यागी। निम्न में से किनकी रचनाओं में उनकी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं। निम्न में से किनकी रचनाओं में या निबंधों में उनकी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं। देवेंद्र सत्यार्थी, बदंत आनंद कौशल्यायन, एवं बै दोनों, या वासुदेव शरण अग्रवाल। किसके निबंधों में इसके दर्शन होते हैं, किनके निबंधों में क्या है, उनकी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं। तो किनके निबंधों में होते हैं, उत्तर है हमारे पास एवं बै दोनों, देवेंद्र सत्यार्थी के भी और बदंत आनंद कौशल्यायन के भी। प्रश्न संख्या 20, कब्रिस्तान में पंचायत निबंध के रचयिता है। कब्रिस्तान में पंचायत निबंध के रचयिता है देवेंद्र सत्यार्थी, राम वृक्ष बेनीपुरी, केदारनाथ सिंह और मनोज सोमकर। केदारनाथ सिंह और मनोज सोमकर तो कौन है, केदारनाथ सिंह। कब्रिस्तान में पंचायत निबंध के रचयिता कौन है, केदारनाथ सिंह। तो ये हुआ निबंध से संबंधित हमारा प्रथम टेस्ट, और दूसरा टेस्ट फिर आएगा। दूसरे टेस्ट में और अधिक, इसमें कोई ऐसे बिंदु नहीं थे जिनको विस्तार से बताया जा सके। दूसरे निबंध में और अधिक विस्तार से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, और अन्य जो भी क्लासें हैं वो भी आप देख लें। निबंध से संबंधित काफ़ी क्लासें डाल रखी हैं निबंध से संबंधित, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पसंद आए तो शेयर भी जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रकार के प्रश्नों की श्रृंखला लगातार चलती रहेगी। एक बार कवर होने के बाद पुनः प्रारंभ कर देंगे। प्रश्नों के हमारे पास कोई कमी नहीं है। जय हिंद, जय भारत।